कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राणा की होगी पेशी। तो 1 से 1:30 बजे के बीच आ सकता है तोवर राणा। पालम एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो बड़ी खबर, आतंकी को विशेष जेल वैन से लाया जाएगा। एनआईए मुख्यालय पटियाला हाउस कोर्ट में आतंकी राणा की पेशी संभव है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राणा की पेशी होगी। तो बड़ी खबर, 1 से 1:30 बजे के बीच आ सकता है आतंकी तोवर राणा। पालम एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा बढ़ाई गई। तो एनआईए मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुख्यालय के सामने लोगों की आवाजाही रोकी गई है। ये बड़ी खबर, जेएलएन मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 2 बंद कर दिया गया है। तो एनआईए मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ाई गई है। बताया जा रहा है कि जेएलएन मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 2 बंद कर दिया गया है। यहां पर लोगों की आवाजाही को रोक दिया गया है। एनआईए मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कुछ ही देर के बाद यहां पर तोवर राणा मौजूद होगा। तो फिलहाल सुरक्षा बढ़ा दी गई है एनआईए मुख्यालय की। बताया जा रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हो सकती है। तो मुख्यालय के सामने लोगों की आवाजाही को रोका गया है। जेएलएन मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 2 बंद कर दिया गया है। भारी सुरक्षा व्यवस्था यहां पर की गई है। तो आम लोगों के लिए पहले जो ये गेट खुला हुआ था, अब इसे बंद कर दिया गया है। और तोवर राणा पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, 30 दिनों की कस्टडी मांग सकती है एनआईए। पूछताछ के लिए एनआईए की स्पेशल टीम बनाई गई है। पूछताछ में बड़े अधिकारी वकील शामिल होंगे। तो भारत लाने के बाद एनआईए आतंकी राणा को अरेस्ट करेगी। 30 दिनों की कस्टडी मांग सकती है एनआईए, ये भी कहा जा रहा है। पूछताछ के लिए एनआईए की स्पेशल टीम बनाई गई है जो पूछताछ करेगी। इस टीम में बड़े वकील अधिकारी शामिल होंगे। भारत लाने के बाद एनआईए आतंकी राणा को अरेस्ट करेगी और यहां पर पूछताछ के लिए एक विशेष टीम का गठन भी कर दिया गया है। तो एनआईए की विशेष टीम जो पूछताछ करेगी तोवर राणा से। बताया जा रहा है इस टीम में बड़े वकील होंगे, अधिकारी होंगे जो पूछताछ करेंगे तोवर राणा से। और 1 से 1:30 बजे के बीच कभी भी आ सकता है। तो 30 दिनों की कस्टडी मांग सकती है एनआईए। पूछताछ के लिए एनआईए 30 दिनों की कस्टडी मांग सकती है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। तो स्पेशल टीम बना दी गई है एनआईए की जो कि पूछताछ करेगी तोवर राणा से और बड़े खुलासे तोवर राणा से हो सकते हैं। ऐसे में भारत लाने के बाद एनआईए आतंकी राणा को अरेस्ट करेगी और पूरी प्रक्रिया ये चलेगी, जिसके बाद जिस तरह से 405 पन्नों की ये चार्जशीट है, ये और बढ़ भी सकती है और आरोप भी लग सकते हैं तोवर राणा पर। और जब इसे पूछताछ की जाएगी तो बड़े खुलासे संभव है। और जिस तरह से पाकिस्तान की यहाँ पर पोल खुलती हुई भी नजर आएगी। 26/11 आतंकी हमले में शामिल था तोवर राणा और अब उसे भारत लाया जा रहा है। हालांकि कोशिश पूरी की गई तोवर राणा की तरफ से किसी भी तरह से वो प्रत्यर्पण से बच जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और अमेरिका के सहयोग से भारत अब इसे वापस लाने में कामयाब हो गया है। तोवर राणा को भारत लाया गया है, जिस पर अब पूरी ये कार्रवाई की जाएगी, केस चलाया जाएगा। पूरी प्रक्रियाएं अब लाने के बाद फॉलो की जाएंगी। अरेस्ट कर लिया जाएगा तोवर राणा को और उसके बाद 30 दिनों की कस्टडी की मांग कर सकती है एनआईए की टीम। पूछताछ के लिए एनआईए की स्पेशल टीम भी बना दी गई है जो पूछताछ करेगी तोवर राणा से और उसके बाद कई अहम खुलासे होने की पूरी उम्मीद है। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ पूर्व एसीपी एके सिंह जी जुड़े हुए हैं, पूर्व एनएसजी कमांडो सुरेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, जिस तरह से हमारे साथ अभी एके सिंह जी जुड़ेंगे, पूर्व एसीपी हैं, लेकिन हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज जी और सुरेंद्र सिंह जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अब तोवर राणा को कुछ ही देर के बाद भारत लाया जा सकता है। तो माथुर सर, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे हम, क्या ये प्रक्रिया रहती है जब इस तरह के आतंकियों को प्रत्यार्पण करके लाया जाता है? देखिए गीतू, इसका सबसे बड़ा काम ये होता है कि इस प्रकार के जो हाई रिस्क जो लोग जो आरोपी होते हैं, उनका जब प्रत्यर्पण करके भारत लाया जाता है तो उनको ये बात सबसे पहले हमको निश्चित करनी पड़ेगी कि उनकी स्वयं की सुरक्षा किस प्रकार से हम यकीन कर पाए। क्योंकि आप देखिए कि इस व्यक्ति का जहां तक पूरा जो इस पूरे 26/11 के एपिसोड से संबंध है और इस व्यक्ति के पास बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स मौजूद हैं जो कि इससे बातचीत करने पे हमारे सामने आएंगे, जिससे कि पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की आईएसआई और बाकी जो पाकिस्तान की एजेंसीज हैं उनका इसमें शामिल होने का पूरा प्रमाण होगा। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि हम पहले भी इस प्रकार के प्रमाण दे चुके हैं
और पाकिस्तान ने कभी उन प्रमाणों को माना। फिर 2009 में उनकी एक रिपोर्ट आई, उसमें उन्होंने उनका जो रिपोर्ट था जी। उस कमीशन का, वो लगभग वही था जो कि हमारा था। तो इस प्रकार के लोग बहुत ज्यादा हाई रिस्क होते हैं और काफी संभावना है कि उससे पहले कि उसकी बातचीत हो, उसको एलिमिनेट करने का प्रयास किया जाए। तो जी। उससे लिए तो पहला काम ये होगा। दूसरा काम ये होता है कि जो सुरक्षा जो जो इन्वेस्टिगेशन के गेटिंग एजेंसीज हैं, उनको उनके हवाले इसको किया जाएगा। लेकिन सारी चीज, सारा जो प्रोसेस है, वो लीगल जो जो आपका जो गैम्बिट है उसके बीच में, उसके मद्देनजर रखते हुए और उसी के अंदर रहते हुए इसको किया जाएगा। तीसरी बात होती है कि उसको जहां पर रखा जाएगा उस जगह का उस जगह का क्या, किस प्रकार से उसकी सुरक्षा को यकीन में तब्दील किया जाएगा। चौथी बात यह है कि जब उससे बातचीत होगी तो बातचीत करने वाले लोग पूरी तरह से बहुत एक्सपीरियंस टीम तैयार की जाएगी और वो एक्सपीरियंस टीम उसको इन्वेस्टिगेट करेगी। उस इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको समय की आवश्यकता है और वो समय आपको अदालत से मिलेगा। और इसीलिए मेरा ये मानना है कि इसके लिए इससे कस्टडी मांगी गई है 27 से 30 दिन की। और वजह यही है कि लगभग ये माना जा रहा है और ये सोचा जा रहा है कि इसकी जो पूरी डिटेल्स हम इससे निकालवा पाएंगे और इसकी पूरा इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे, उसमें लगभग इतना समय लगने की संभावना है। तो मेरा ये मानना है कि इस प्रकार से उसको पूरी जो कार्रवाई है कानून के दायरे में रहते हुए की जाएगी। ठीक है, हमारे साथ सुरेंद्र सिंह जी भी जुड़े हैं जो कि पूर्व एनएसजी कमांडो रह चुके हैं और वो खुद 26/11 का जो हमला था उसमें उन्होंने यहाँ पर लोगों की जान भी बचाई थी। सुरेंद्र सिंह जी, आपसे भी समझना चाहेंगे कि उस वक्त आखिर क्या हुआ था, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें उस वक्त निकलकर सामने आ रही थी और खौफनाक मंजर ये रहा था, लोगों की जान मुसीबत में थी। और ऐसे में अब जिस तरह से तोवर राणा को भारत लाया गया है, एक बड़ा इंसाफ यहाँ पर उन लोगों के साथ होता हुआ दिख रहा है जिन्होंने अपनी जान गंवाई। सबसे पहले तो सभी को मैं जय हिंद बोलता हूं और ये देश के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है और जो भी विक्टिम लोग हैं उनको न्याय मिलेगा। जिस आदमी ने पूरी प्रक्रिया यहाँ पर रेकी किया और पूरे हमले को अंजाम देने तक जो है ना, शुरुआत से लेके हमला लॉन्च और उसके बाद भी इस बंदे की बहुत बड़ी ताबुर राणा की भूमिका रही है। इसमें नंबर एक तो जो अभी साहब बोल रहे थे, परत बाई परत बहुत सारी चीजों का खुलासा होगा, बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। पर वो जो हमला हुआ वो तो अभी मेरे सामने ऐसे ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस समय मैं एनएसजी के अंदर कमांडो होता था और हम लोग जो है ना बाई एयर वहां गए और उस हमले को जो है ना अंजाम दिया। तो 2 आतंकवादियों को हम लोगों ने ओबराय होटल में मारा, 2 को नरीमन हाउस में और 4 आतंकवादियों को ताज होटल में। जो ताज का हमला था वो सबसे बड़ा हमला था और इस तरीके से वहां लोगों को मारा गया था। निर्दोष लोग जो है, माताएं बहनें छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा। अब जैसे किसान के खेत में पूली गेहूं की पड़ी रहती, इस तरीके से वहां लाशें थी और जगह से खून बहुत बुरी तरीके से लोगों का बहा हुआ था। तो उस हमले में हमको जहां से लगातार फोन आ रहा था तो उन रूम से हम लोगों को रेस्क्यू कर रहे थे। उस हमले में मैंने 627 आदमी को ताज होटल से रेस्क्यू किया। हालांकि जख्मी हालात में होने के बाद 2 आतंकवादियों को भी मैंने वहां मारा। तो जब पहले न्यूट्रंट ताज को हमने क्लियर किया, उसके बाद ओल्ड के अंदर भागे वो मिलिटेंट, वो एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे थे जी। तो फिर पहले 7वीं मंजिल 6ठी मंजिल, तो उसी बीच में जो है ना पाकिस्तान से एक फोन आता है। वो बाहर रिसेप्शन पे एक महिला फोन करती है रोते हुए, अब हमको बचाओ, जो है ना हमें यहाँ बंदी बना रखा है, 200 कुछ नंबर बताया। तो वहां जब हमारी टीम गई तो जो ना हिट वाइज काम करते हैं हम, 5-5 आदमी की एक हिट होती है। तो इस हिट में जब सीढ़ियों से चढ़ने लगे तो ताज का जो पुराने ताज का जो गेट है उसके सामने सीढ़ी से चढ़ते सामने 2 गेट है, एक स्टैचू बना हुआ है बीच में जमशेदजी टाटा जी का। तो जब ऊपर से उन्होंने चारों तरफ से फायरिंग शुरू कर दिया आतंकवादियों, तो आगे कमांडो सुनील जोधा चले हुए थे, उनको गोली लगी 6-7, वो गिरने लगे। उसके बाद जो ना सुनील यादव करके थे, उन्होंने जैसे उनको पकड़ा तो उनकी हिप में 2 गोलियां लगी। तीसरे नंबर पर मेजर उन्नी कृष्ण साहब थे, उन्होंने जंप किया कि आप इनको संभालो, मैं आतंकवादियों को संभालता हूं। तो तब उनको हॉस्पिटल भेजा गया, पर वहां वीरगति को प्राप्त हुए मेजर साहब लड़ते हुए आतंकवादियों को। फिर ये चलता रहा ऑपरेशन ऐसे ही। 28 तारीख को जो है ना रात को जब मैं सर्च कर रहा था तो 2nd फ्लोर पे आतंकवादी ने मुझ पर ग्रेनेड फेंका। तो मैं पीछे, बाकी साथी को तो पीछे धकेल दिया, मैं दूसरे कमरे के अंदर चले गए। मेरे पास कोई जगह नहीं थी पोजीशन लेने की, तो मैंने 2nd फ्लोर से नीचे जंप कर दिया। नीचे जंप किया तो नीचे जंप करने के बाद मैं नीचे एक बार के अंदर घुसा, उस बार में मैं लाइट जलाई। तो तभी जो हमारे साथियों ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, क्योंकि एनएसजी एकमात्र फोर्स ऐसी है जो ऑफेंसिव लड़ाई लड़ती है।
और तो उन्होंने जैसे अटैक किया तो सीढ़ियों से जैसे निकल उतरने नीचे आने लगे तो सीढ़ियों फायरिंग शुरू कर दिया मैंने भी नीचे से, और ऊपर से उन साथियों तो एक आतंकवादी को हमने उस सीढ़ियों मार गिरा, 2 आतंकवादी डायरेक्ट नीचे कूदे, और करीब जो 1.5 घंटे तक मेरा और उनकी फायरिंग चलती रही। वो गेट के पास में और बार के पीछे और सीढ़ियों के नीचे थे, तो ऊपर से भी उनको गोली नहीं लग रही थी और मेरी भी गोली उनको नहीं लग रही थी। तो 1.5 घंटा जब लगातार रहे तो उसके बाद मैंने यहाँ तक सोच लिया कि भाई अभी निकलना तो मुश्किल है, गोली तो खत्म होगी, अगर आतंकवादी मेरी तरफ आते हैं निकल के, तो मैंने एक ग्रेनेड साथ में ऐसे रख लिया बिल्कुल ऊपर बाहर निकाल के अपने पोर्च से, अगर मैं इसकी पिन निकाल लूंगा और आतंकवादी भी खत्म हो जाएंगे और मैं भी जो ना बचना तो मुश्किल है, मैं भी चला जाऊंगा। तो उसके बाद मेरे साथियों ने मुझे निकाला बाहर दीवार तोड़ के, और वहां दूसरे साथियों ने पोजीशन ले लिया। बाहर आने के बाद मुझे मोटिवेट किया हमारे आईजी साहब थे अभय गुप्ता जी, उन्होंने और पानी वानी पिलाया, इंजेक्शन लगाया दर्द का, जैसे पूरे शरीर में स्प्लेंडर वगैरह लगे हुए थे, और बोला कि अगर दूसरा बंदा अगर अंदर जाता है तो उसको पता नहीं कहाँ पोजीशन ले रखी है, आप अगर एंट्री मारते हो तो आपको पता है कहाँ पे पोजीशन है, तो आपको दोबारा एंट्री करना पड़ेगा इसमें। तो दोबारा मेरी हिट को तैयार किया, तो हमने प्लानिंग किया कि 2 ग्रेनेड ऊपर से मारेंगे धमाके वाले, पहले एक ग्रेनेड मैं फेंकूंगा, 2 ऊपर से डालेंगे और फिर चौथा ग्रेनेड मैं डालूंगा, फिर एंट्री करेंगे। तो वो चौथा ग्रेनेड जो डाला तो मैं उस समय इतना उतावला और मतलब इतना मतलब बेचैन जो कहते हैं, या उसको आप बहादुरी कह लो, उसको कुछ भी कह लो, वो ग्रेनेड फटने से पहले ही जो ना मैं उसका अंदर एंट्री कर गया, और उसके बार के जो बार बना हुआ था उस पर जंप लेके, और MP5 थी, मैंने पूरी की पूरी मैगजीन जो है ना दोनों आतंकवादियों के ऊपर मार दिया। मारने के बाद भी जो है मुझे लगा कि कहीं मरते मरते ग्रेनेड वर्नेड कोई पिन विन कुछ ऐसा ना करते, तो वो पीछे जंप करके मैंने, फुर्ती तो काफी होती है NSG के कमांडो में, सब लोग जानते हैं, तो मैंने जंप करते हुए चाकू निकाला और वैसे गले उनके दोनों के दबा लिए, और दोनों को ऐसे चाकू मारता रहा, इधर कभी इधर, और नारा लगाता बिल्कुल। और ये एक रहा, बड़ा ऑपरेशन रहा सुरेंद्र जी, और आप जैसे कमांडो की वजह से ही कितने लोगों की जान बच पाई। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हुए हैं, पूर्व ACP हैं AK सिंह जी जुड़ गए हैं। AK सिंह जी, आपसे भी हम समझना चाहेंगे कि जिस तरह से अब तोहवर राणा को लाया जा रहा है, आगे किस तरह की प्रक्रिया रहेगी, कौन कौन से उस पर चार्जशीट लग सकती है और किस तरह से ये पूरा ट्रायल चलेगा? नमस्कार, पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अपने शो में बुलाया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो तोहवर राणा है, ये पहले तो भारत सरकार की एक कूटनीतिक जीत है, जो पिछली की सरकार नहीं कर सकी वो भारत सरकार ने किया है। 17 साल के बाद इस मेन कॉन्स्पिरेटर राणा को हम भारत आज लेकर आ पाए हैं। ये भारत सरकार की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है, और मैं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी का, होम मिनिस्टर साहब का बड़ा धन्यवाद करता हूं कि लेफ्ट ओवर जो टेररिस्ट था, जो जिसने नींव रखी थी इस आतंक की, उसको हमने आज अपने धरती पे, अपने जेल में आज उसको हम डालने का आज हमने कर दिया है। बिल्कुल। तो क्या प्रक्रिया रही थी सिंह साहब, किस तरह से तोहवर राणा ने यहाँ पर रेकी की थी, कैसे समझा था कि इस घटना को अंजाम देना है? ये आदमी जो है, ही इज अ ISI एजेंट, लश्कर तैयबा एजेंट। हेडली के साथ मिलकर इसने साजिश रची। साजिश रचने के बाद इसको हाफिज सईद जो पाकिस्तान में छुपा बैठा है, उसका सपोर्ट था इसको। इसका काम था रेकी करना। इसने पूरे इंडिया में आके, आगरा, दिल्ली, मुंबई, इन सब जगहों में आके इसने रेकी की है। रेकी करने के बाद इसको लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है ना हेडली को, इसने प्रोवाइड किया है। उसके बाद ये पहले डॉक्टर था पाक आर्मी में। अब आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए कि ये कैनेडियन सिटीजन है, ये कैनेडियन सिटीजन है, और यहाँ पे, हाँ, और यहाँ पे आकर इसने रेकी करके पहले तो हेडली को सपोर्ट किया। उसके बाद 10 आतंकवादियों को, जो इनके भाषा में आतंकवादियों की भाषा में जो कहें हम, तो फूड सोल्जर्स होते हैं उसके, जो ऑन ग्राउंड होते हैं, जो नाव से आए थे 10 आतंकवादी, उन आतंकवादियों को इसने आगे कर लिया। अब खुद बिहाइंड द बैकग्राउंड में रहा ताकि ये सामने ना आए।
लेकिन हमारी जो एनआईए एजेंसी है जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है, इन्होंने अच्छी तरह से परत दर परत खोलकर इसके सारे ताने बाने बुनकर जहां जहां इसने रेकी की है उस सारी जगहों को इन्होंने आइडेंटिफाई करके इसको अमेरिकन कोर्ट से हिंदुस्तान में एक आतंकवादी को लाना, वहां से एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस को मंजूरी दिलवा के जी फरवरी महीने में हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये काम किया है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अमेरिकन कोर्ट कांट बी बायस्ड आफ्टर गोइंग ऑल थ्रू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, पुट बिफोर द कोर्ट इट डिसाइड्स, और उसके बाद ये हुआ है। तो ये जान लीजिए कि इसके गले में फंदा पड़ चुका है। अब कसने भर की तैयारी बाकी है। हमारा जो लीगल प्रोसेस है वो टाइम ले सकता है, स्पीडी ट्रायल भी इसमें होगा। और आपको मैं बता दूं कि हमारे सरकार की तरफ से, एनआईए की तरफ से बड़े 2 सीनियर एडवोकेट्स को हमने किया हुआ है। ध्यान कृष्णन साहब भी हैं और नरेंद्र मान हैं। ये दोनों एनआईए को रिप्रेजेंट करेंगे कोर्ट में। रिमांड पे लिया जाएगा, हर उस जगह पे इसको लेके जाया जाएगा जहां जहां इसने रेकी की है, आगरा से, दिल्ली से, मुंबई से, जहां जहां गया है ये। इसे जबरदस्त प्लानिंग की थी। ये हापुड़ भी गया था, गुजरात में भी गया है ये, समझ गए। और इन जगहों में जाकर जो इसने अपने लोगों को सेट किया है, देखा है, पहले उस जगहों गया था जहां पे इसने अटैक किया था। आपका ताज, नरीमन हाउस, बॉम्बे विटी, ट्राइडेंट, कामा हॉस्पिटल, ओबराय होटल, इन सब जगहों की इसने देखी उससे पहले कर रखी थी। और उसके बाद ही इसने अंजाम दिया है, जिसमें 160 से के ऊपर लोग मारे गए, 240 के करीब लोग घायल हुए। 60 घंटे का ये ऑपरेशन चला। थैंक्स टू हमारे ब्रेव हीरोज, जो कमांडो सुरेंद्र सिंह जो बोल रहे हैं, यू आर द स्पॉट। लेकिन हमारे जो दिवंगत हमारे जो पुलिस वाले जो शहीद हुए हैं, मैं उनको आज नमन करता हूं कि आज उनकी कुर्बानी रंग लाई है। आज हम लोग उस मुकाम पहुंच गए हैं। जो पीड़ित लोग हैं, इनका इंटरव्यू सुन रहा था मैं टेलीविजन में जी। वो लोग काफी हताहत थे। 20-20 दिनों तक वो एडमिट रहे हॉस्पिटल में, और एवरीबडी इज डिमांडिंग कि इसको फांसी हो। सजा तो देना कोर्ट का काम है, हमारा काम है केस को प्रोड्यूस करना। बिल्कुल रोप टाइट, नेक टाइट केस बनेगा, निश्चित रहिए, एंड ही विल बी फेसिंग द मैक्सिमम पनिशमेंट। जी ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता रजनीश शर्मा भी जुड़ गए हैं। रजनीश, फिलहाल क्या जानकारी आपके पास है जो आप हमसे साझा कर सकते हैं? देखिए, अभी जानकारी कुछ नई ताज़ा नहीं निकल पाई है, लेकिन हाँ इतना है कि सिक्योरिटी यहाँ पे टाइट कर दी गई है, क्योंकि जो वक्त बताया गया है या जो वक्त को टेंटेटिव माना जा रहा है 1:30 बजे के आसपास का, कि 1:30 बजे के आसपास तहव्वुर राणा जो है वो आईजीआई एयरपोर्ट पहुँच जाएगा। उसके बाद 20 से 25 मिनट लगेंगे यहाँ तक लाने में। वही जो प्रक्रिया इस समय को जो है वो मॉनिटाइज किया जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है। और अभी जो एनआईए के जो अधिकारीज हैं स्पेशल सीपी रैंक के, वो यहाँ पर जो है वो अभी पहुंचे हैं। तो जाहिर तौर पे ये जो है वो कवायद दिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे सिक्योरिटी परसेप्शन को देखते हुए या फिर पूछताछ में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शामिल रहेंगे उनको लेके एक्सरसाइज जो है वो की जा रही है कि जैसे ही तहव्वुर राणा यहाँ एनआईए हेडक्वार्टर पहुंचेगा तो बिना वक्त जो है वो खराब किए उसे तुरंत जो है वो कोर्ट के सामने पेश किया जाए। उसके बाद उसकी रिमांड लेके तुरंत ही जो इन्वेस्टिगेशन है उसको शुरू कर दिया जाए, ताकि वक्त की बर्बादी बिल्कुल ना हो। और उन जितने दिनों की कस्टडी मिलेगी एनआईए को तहव्वुर राणा की, उन दिनों में वो ज्यादा से ज्यादा चीजें, ज्यादा से ज्यादा सबूत, ज्यादा से ज्यादा गवाहों को इकट्ठा कर सके, ताकि तहव्वुर राणा को जो है वो कानून के शिकंजे में और ज्यादा कस सके और जो मैक्सिमम सजा इस पूरे मामले को लेके होती है उसकी तरफ जो है वो एनआईए एक कदम और आगे बढ़ा दे। जी बिल्कुल। और यहाँ पर जिस तरह से कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी पूरी तरह से कर दी गई है एनआईए मुख्यालय की, और ये देखिए यहाँ पर जो आवाजाही है लोगों की वो रोक दी गई है, जो यहाँ का गेट है वो बंद कर दिया गया है। यानी कि ये कहा जाए रजनीश कि कभी भी यहाँ पर जो तहव्वुर राणा है वो आ सकता है, और ऐसे में पूरी तरह से सिक्योरिटी चाक चौबंद है।
एयरपोर्ट पे स्वात जो है कमांडो को तैनात किया गया है। बख्तरबंद गाड़ी वहां पर मौजूद है और उस बख्तरबंद गाड़ी के अंदर भी स्वात कमांडो मौजूद हैं। और उस बख्तरबंद गाड़ी की अगर बात की जाए तो वो बुलेट प्रूफ गाड़ी है, उस पर जो है वो कोई भी बाहरी हमला का असर उस पर नहीं होगा। तो वहीं दूसरी ओर अगर मैं यहाँ की सीजो कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करूँ तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का जो मेट्रो स्टेशन है उसके गेट को बंद कर दिया गया। आप देखिए सामने उनकी जो एंट्री गेट है उसको बंद कर दिया। कोई भी आदमी ना तो यहाँ से एंट्री कर सकता ना एग्जिट कर सकता है। इसके अलावा जो रोड है जो एनआईए हेडक्वार्टर के बाहर जो आवाजाही आने और जाने वाला रोड है उसको भी पूरी तरीके से बैरिकेड करके बंद कर दिया गया। और ना सिर्फ दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी बल्कि एनआईए के आला अधिकारियों की जो आवाजाही मूवमेंट है वो यहाँ पर लगातार हो रही है। दिल्ली पुलिस की अगर बात की जाए तो दिल्ली पुलिस जो है वो सुरक्षा के मद्देनजर, ट्रैफिक के मद्देनजर, लॉ एंड ऑर्डर के मद्देनजर जो है वो यहाँ पर जो है मूवमेंट कर रही है। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस की अगर बात की जाए तो आप देखिए एनआईए हेडक्वार्टर के बाहर बीएसएफ के जो जवान हैं उनको तैनात किया गया है, बैरिकेडिंग कर दी गई है और तमाम चीजों को चाक चौबंद कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके की चूक जो है वो सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी हालत में ना हो। जी बिल्कुल। और एक बार फिर से अपनी चर्चा का रुख हम कर लेते हैं। हमारे साथ सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। माथुर सर, आपसे हम समझना चाहेंगे, जिस तरह से हमने देखा कि लगातार जब पाकिस्तान के ऊपर ये आरोप लगते थे कि उन्होंने 26/11 हमला करवाया है तो साफ तौर पर उनकी तरफ से मना कर दिया जाता था कि ऐसा कुछ नहीं है और आईएसआई एकदम से पीछे हट जाती थी, पल्ला झाड़ लेती थी ये कहकर कि नहीं ये सब गलत है और भारत सरकार की एक साजिश रहती है किसी भी तरह से पाकिस्तान को बदनाम करना। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, कुछ बड़े खुलासे इससे हो सकते हैं। हाँ जी, तो देखिए बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस एक इंसिडेंट को 26/11 को आइसोलेटेड हम देख नहीं सकते। ये देखिए ये पाकिस्तान की जो ग्रैंड स्ट्रेटजी है और ये स्टेट पॉलिसी है, ये किसी आतंकवादी संगठन की स्ट्रेटजी नहीं है। ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, जियाउल हक ने ये स्ट्रेटजी दी थी। उसकी वजह बताता हूं। देखिए जब पाकिस्तान ने 4-5 बार प्रयास कर लिया भारत के साथ लड़ाई लड़के और हर बार उन्होंने मुंह की खाई और बुरी तरह से परास्त हुए, तो उनको अपना मकसद हासिल करने के लिए एक ये तरीका प्रॉक्सी वॉर का या लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट का एक बहुत बेहतर तरीका लगा। और इसी वजह से वहां पर छोटे छोटे इस प्रकार के संगठन जो थे उनको उन्होंने पाकिस्तान सरकार ने पेट्रनेज देना शुरू किया, उनको ट्रेनिंग और फैसिलिटीज देनी शुरू करी, उनको तैयार करना शुरू किया, उनको हर प्रकार की चीजें। अब आप देखिए सिर्फ लश्कर तैयबा इतना बड़ा इवेंट, इतना बड़ा अटैक प्लान कर सकता है कि आप साउथ कोरिया से उसके आउटबोट मोटर्स खरीद के लाएं, कराची में उसके लिए किस तरह से बोट चलानी उसकी ट्रेनिंग करें, 2 साल तक मुंबई अटैक का रिहर्सल्स करें और उसके बाद उनको पाकिस्तान की फिशिंग बोट में बैठा कर के गुजरात लाया जाए। गुजरात से उन्होंने एक बोट को कैप्चर करके और उसके बोट के मालिक को खत्म करके और उससे ये तमाम चीजें एक छोटा आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन इतने अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ नहीं कर सकता। ये इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसमें पाकिस्तान की सेना और सेना के सर्वोच्च अधिकारी, इसकी पूरी लिस्ट हमारे पास है और हमने बताया है पाकिस्तान को कि किस प्रकार से आईएसआई इसमें इन्वॉल्व है। वो हमेशा डिनायल मोड में रहते हैं। अब मैं आपको 2 छोटे छोटे उदाहरण देता हूं कि जब ये 26/11 का हमला हुआ और कसाब पकड़े गए तो 2 चीजें हुई थी। पहले तो उन्होंने इस 26/11 के हमले को ये बात मानी थी पाकिस्तान की सरकार ने कि वो जो हमलावर थे वो पाकिस्तान से ही गए थे और पाकिस्तान से जाकर के उन्होंने मुंबई में ये हमला किया। उसके बाद उन्होंने इसको डिनाई कर दिया। दूसरी बात थी कि पाकिस्तान का मीडिया, आप नहीं, हम नहीं, पाकिस्तान का मीडिया अजमल कसाब के घर जाकर के उन्होंने उसके घर परिवार को इंटरव्यू किया है, उसको भी बाद में आगे जाकर के उन्होंने नकार दिया। तो ये कोई बात को नहीं एक्सेप्ट करना, ये बिल्कुल उनकी हमेशा से उनका तरीका रहा है। लेकिन ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स ये उनकी स्ट्रेटजी है और इस स्ट्रेटजी को पूरी तरह से इंप्लीमेंट करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान में, पूरे भारतवर्ष में और भारत के पड़ोसी देशों में, उदाहरण के लिए नेपाल, बांग्लादेश, ऐसे देशों में एक अच्छा खासा नेटवर्क एस्टेब्लिश कर रखा है। अब आप देखेंगे इस राणा के प्रत्यर्पण से क्या होगा कि उस नेटवर्क के काम करने का, हालांकि सब आर्मी वालों भारत की सुरक्षा एजेंसीज को इसके बारे में काफी ज्ञान है, लेकिन फिर भी पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन उसकी हमें मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात यह होगी कि हमें इस बात के का क्लियर पता लगेगा कि जब ये एक्टिविटी हो रही थी, क्योंकि पूरा कोऑर्डिनेशन इस अटैक का
पूरा कोऑर्डिनेशन, अभी उन्होंने बताया कि रिकॉनाissance से लेकर के और उसको इंप्लीमेंट करना, उनको ट्रेनिंग का वो तमाम कोऑर्डिनेशन इस राणा साहब ने किया था। और ये राणा साहब लगातार आईएसआई के और पाकिस्तान आर्मी के सैनिक अधिकारियों के संपर्क में थे, और जब वो सैनिक अधिकारियों के संपर्क में थे तो इनसे पूछताछ से उन अधिकारियों के नाम निकल करके सामने आएंगे। मैं ये बता रहा हूं आपको गीतू कि इसको सजा दिलवाना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट इससे इंफॉर्मेशन निकालना है कि किस प्रकार से पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की सरकार ने, पाकिस्तान की सेना ने, आईएसआई ने और लश्कर तैयबा ने मिलकर के ये पूरा हमला प्लान किया। बहुत हाई लेवल पे इसकी प्लानिंग हुई है। 2005 से प्लानिंग शुरू हो गई थी गीतू, आप मानेंगे नहीं, 2005 से इसकी प्लानिंग शुरू हो गई थी। 2005 से इन्होंने तैयारी कर दी थी कि कैसे एक लंबी तैयारी रही है और जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया और तकरीबन 60 घंटे का यह ऑपरेशन रहा था। सुरेंद्र जी, खुद आप इस ऑपरेशन का हिस्सा थे और उस वक्त क्या क्या चुनौतियां आपको लग रही थी? क्या लोगों को बचा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा था? किस तरह का उस वक्त का वो दौर था जब आप ये ऑपरेशन कर रहे थे? सुरेंद्र जी अनम्यूट कर लीजिए सर और अपनी बात रखिए जी। सुरेंद्र जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, अनम्यूट कर लीजिए एक बार। हाँ, हो गया। हेलो, बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वो जो हमला हुआ, वो हमला जिस तरीके से महसूस हो रहा था, अब जो बचना बड़ा मुश्किल है। अब जिस तरीके से जो है बार बार वो आतंकवादी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे और फायरिंग कर रहे थे, और जिस तरीके ट्रेनिंग थी उनको पूरा उसके बारे में बताया जा रहा था, पीछे से उनको गाइड किया जा रहा था, तो बचना हमको भी खुद ये लग रहा था पता नहीं बचेंगे नहीं बचेंगे। पर क्या है, भगवान की कृपा से जो ना सीनियर अधिकारियों के गाइडलाइन से उससे उस हमले को अंजाम तक पहुंचाया। उस हमले में हमारे देश की फोर्सों ने, समझो आप, कई सारे अधिकारियों ने अपनी जान लड़ते हुए गंवानी पड़ी, कई सारे कर्मचारियों ने, निर्दोष लोगों ने, 166 लोग जो है ना उसमें, मैं कहूंगा कि जो ना जिन्होंने, निर्दोष लोगों ने अपनी जान देनी पड़ी, हजारों लोग उसमें जख्मी हुए। तो आज अगर इसको हिंदुस्तान के अंदर लाके और जो इसको सजा मिलेगी कानून प्रक्रिया के तहत, वो बहुत बड़ी ये रहेगा। भाई कोई भी आदमी अगर हिंदुस्तान के खिलाफ, चाहे वो रणनीति करे चाहे वो हमला करे, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और ये बहुत बड़ा काम रहा है अमेरिका से जो है ना तापुर हुसैन को लेके आना, ये सभी को न्याय है। और हमारे देश की जो सारी फोर्सें हैं, चाहे इसमें एनआईए है, वो लगातार जो है ना इसकी जांच करती रही। मीडिया वाले साथियों का भी इसमें बार बार जो है ना न्यूज में चलना, ट्रायल करना, वो भी दबाव बना रहा अमेरिका जैसे देश के ऊपर। और आज जब इसको सही अंजाम तक, इसको जब फांसी के तख्ते तक जब पहुंचाया जाएगा, इसको फांसी दी जाएगी, तब मेरे जैसे जो लोग, विक्टिम लोग हैं, जिन्होंने इसमें अपना नुकसान उठाना पड़ा, उनको न्याय मिलेगा। देश की जनता इसको बहुत ही जो ना बहुत बड़ा उपलब्धि मान रही। बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई है, जो भी साथी यहाँ बताते कि ये बहुत बड़ा काम हुआ है। तो मेरा तो यही कहना है कि मेरी देश की जितने भी फोर्सें हैं, जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है, और ऐसे आतंकवादी को अब लाना, और ये भी बहुत बड़ी चुनौती है यहाँ तक लाना, इसको पूरा इसका ट्रायल करना, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। देश के नेताओं तक इसमें जो ना उस समय की आंच जाएगी, क्योंकि उस दिन पाकिस्तान का विदेश मंत्री यहाँ पे कुरैशी रुका हुआ था। यानी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं जब तंवर राणा से पूछताछ की जाएगी। और AK सिंह जी, क्योंकि एक ये बहुत लंबी प्रक्रिया रही है, ऐसे में ये माना जाए जब इससे पहले अमेरिका कोर्ट ने मना कर दिया था और अमेरिका एक तरह से सहयोग नहीं कर रहा था, तो प्रत्यार्पण के जो रास्ते थे वो पूरी तरह से बंद थे, लेकिन भारत सरकार बार बार कोशिश करती रही और अब जाकर सफलता मिली है। यस, आप सही कह रही हैं। आप देखिए, 17 साल तक ये हमारे भारतीय कानून के शिकंजे से बचता रहा। इसकी आकाओं का संरक्षण तो प्राप्त था ही। एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस जो हमने शुरू किया था, वो डिनाई कर दिया था अमेरिकन सरकार ने दिसंबर 2019 में। उसके बाद हमने दोबारा उस प्रोसेस को शुरू करवाया, भारत सरकार ने शुरू किया। अल्टीमेटली हमें कामयाबी मिली और ये हम
विश्व में विदित हो गया जब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब के सामने ये ऐलान किया कि हम राणा को एक्सट्राडिट करने का हमने डिसीजन ले लिया है। आपको मैं दोबारा कहता हूं कि ये हमारी बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। इससे ना सिर्फ इस घटना के में लिप्त जितने भी लोग हैं, जिनके भी तार जहां जहां हैं, उनको हम नेल डाउन करने में कामयाब रहेंगे। ये एक नसीहत और ये एक सबक मिलेगा उन लोगों को भी जो ऑन द फ्रिंज अभी बैठे हुए हैं और भारत के शिकंजे से दूर हैं। वो दिन दूर नहीं जब एक एक तार जोड़ के हर इंसान को, हर आतंकवादी को हिंदुस्तान लाया जाएगा। आप देखिए ना, पाकिस्तान में हाफिज सईद को इतनी बड़ी सिक्योरिटी दी जाती है, असली मास्टरमाइंड इनके साथ मिलकर तो वो है। अब उसका नंबर आने वाला है, उसका नंबर हो सकता है पाकिस्तान में ही आ जाए, कोई पाकिस्तानी ही उसको मार दे, क्योंकि इस जघन्य अपराध का अल्टीमेट जो है ना रिजल्ट यही होना है। दे हैव टेकन इनोसेंट लाइव्स, दे विल फेस द म्यूजिक ऑफ इंडियन कोर्ट्स। हम इसको हर तरह का मदद देंगे, जो भी है वो होगा जी। ये कानूनी प्रक्रिया बिल्कुल। AK सिंह जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें। आतंकी राणा पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, जहां पर भारतीय एयर स्पेस में दाखिल हो गया है विमान, तो अगले 1.5 घंटे में लैंडिंग होगी। बड़ी खबर आतंकी राणा पर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि भारतीय एयर स्पेस में विमान दाखिल हो गया है और अगले 1.5 घंटे में लैंडिंग हो जाएगी। तो आतंकी तोहफर को लेकर ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता रजनीश भी जुड़े हुए हैं। रजनीश, क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए गीतू, इंडिया डेली ने पहले ही बता दिया था कि 1:30 बजे के आसपास तहव्वुर राणा जो है वो IGI एयरपोर्ट पे लैंड करेगा। और अब जब वो भारतीय एयर स्पेस में दाखिल हो चुका है उसका विमान, तो अगले 1 से 1.5 घंटे में वो IGI एयरपोर्ट पहुंच जाएगा। तो तकरीबन वही वक्त रहेगा, 1:30 से 1:45 बजे के आसपास का वक्त रहेगा जब तहव्वुर राणा दिल्ली के जो IGI एयरपोर्ट है वहां पर लैंड करेगा। ये जो है वो ब्रेकिंग न्यूज करीब 1-1.5 घंटे पहले ही इंडिया डेली ने अपने दर्शकों को बता दी थी। और अब इस पे तस्दीक भी हो गई है इसकी कि भारतीय एयर स्पेस में तहव्वुर राणा का जो विमान है वो एंटर कर चुका है। और अगले 1.5 घंटे में, अभी 12:30 बजे के आसपास का वक्त हुआ है और तकरीबन 1:30 बजे या 1:45 बजे तक तहव्वुर राणा जो है वो IGI एयरपोर्ट पर उतरेगा। उसके बाद 20 से 25 मिनट यानी करीब 2:15-2:30 के आसपास का वक्त वो रहेगा जब वो NIA हेडक्वार्टर, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, NIA हेडक्वार्टर पहुंच जाएगा। उसके बाद उसका मेडिकल होगा, कोर्ट में पेशी होगी, चाहे वो VC के जरिए हो। इसका फैसला उसी वक्त लिया जाएगा कि सुरक्षा के मद्देनजर क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसको कोर्ट में पेश किया जाए या फिजिकली पेश किया जाए। उसके बाद जो है वो उसकी रिमांड ली जाएगी और तब NIA की जो इन्वेस्टिगेशन है, जो सवाल जवाब का सिलसिला प्रक्रिया है, वो शुरू होगी तहव्वुर राणा को लेकर। और इन्हीं सवाल जवाब से तहव्वुर राणा बचने की लगातार कोशिश कर रहा था। लगातार अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में वो अर्जियां दाखिल कर रहा था ताकि उसका एक्स्ट्रेडिशन ना हो सके, उसका जो प्रत्यार्पण है वो कैंसिल हो जाए। लेकिन सब चीजों को दरकिनार करते हुए आखिरकार भारतीय एजेंसी और भारत सरकार इसमें कामयाब हुई। अब 1.5 घंटे के बाद जब IGI एयरपोर्ट पे तहव्वुर राणा उतरेगा, उसके बाद उसको NIA हेडक्वार्टर लाके तमाम आगे की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो 1.5 घंटे की बात कही जा रही है यहाँ पर, 1.5 से 1:45 के घंटे के बीच में यहाँ पर लैंड करेगा विमान और उसके बाद तहव्वुर राणा भारत पहुंच जाएगा, जिसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो तमाम पैनल हमारे साथ मौजूद है। माथुर सर, आपसे भी समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि 405 पन्नों की एक चार्जशीट है जो कि तहव्वुर राणा के खिलाफ है और ऐसे में और भी यहाँ पर पूछताछ अभी की जाएगी। NIA कह रही है कि वो 30 दिनों की रिमांड लेगी, लेकिन क्या ये संभव हो पाएगा और कितनी रिमांड जरूरी है जिससे कि सारी पूछताछ जो है वो हो सके? तो देखिए क्या होता है, इसके जो रिमांड की जितनी आवश्यकता है, ये जो NIA की इन्वेस्टिगेटिंग टीम है उन्होंने इस बात को डिसाइड कर लिया है और यही वजह है कि 27 से 30 दिन की उन्होंने रिमांड मांगी है। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि वो रिमांड उस टाइम के दौरान अगर हम पूरे अपने तरीके से अपने रिजल्ट्स नहीं पा पाएंगे तो संभावना बनी भी हुई है कि उस समय उस रिमांड को एक्सटेंड किया जा सकेगा, जो कि एक बिल्कुल लीगल और बहुत ही सहज प्रोसेस है। और अगर आवश्यकता होगी तो उसको रिमांड को आगे बढ़ाया जाएगा। मैं आपको 2 बातें बताना चाहता हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो
एक्स्टेब्लिशमेंट दो चीजों का करने की आवश्यकता है। पाकिस्तान का हाथ सबको पता है, इसीलिए कल मैं आपके चैनल पे था तो कोई पाकिस्तानी मित्र आए हुए थे, वो कह रहे थे हाफिज सईद जैसे आदमी पूरी दुनिया में होने चाहिए और वो तो खुदा के बंदे हैं और ये करते हैं वो करते हैं। साहब उनको कह रहे थे, वो उस हाफिज सईद को 2020 में 78 साल की कैद हुई थी। उस हाफिज सईद को सरकारी यूनाइटेड नेशंस ने एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन का सरगना बना करके आतंकवादी घोषित करके रखा हुआ है उसको। तो पाकिस्तान की जो मानसिकता है वो बिल्कुल सबको जग जाहिर है। वो एपी सेंटर टेररिज्म का, मैं कई दफा कहता हूं, टेररिज्म का एपी सेंटर पाकिस्तान है। हर टेररिस्ट एक्टिविटी का कहीं ना कहीं तार वहां पर है। अब जो बात मैं बता रहा था वो ये है कि अब इससे जब बातचीत की जाएगी तो सही फैक्चुअल नेम्स, जिन लोगों के साथ वो उस समय कांटेक्ट में था जब वो मुंबई में रह के इन अटैक्स को कोऑर्डिनेट कर रहा था लगातार पाकिस्तान से। तो दूसरी बात मैं बताऊं, दूसरा बात जो भारत के अंदर जो उनका सपोर्ट सिस्टम है। सर आपको बीच में रोक रही हूं, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। एक बड़ी खबर आ रही है अपने दर्शकों को जरा पहले वो बता देते हैं। एनआईए मुख्यालय में एनआईए के डीजी मौजूद हैं, सीनियर अधिकारियों के मुख्यालय में बैठक जारी है। तौवर राणा को एनआईए मुख्यालय में ही रखा जाएगा। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि तौवर राणा को पहुंचने के बाद भारत एनआईए मुख्यालय में ही रखा जाएगा। तो ये बड़ी खबर, एनआईए मुख्यालय में एनआईए के डीजी इस वक्त मौजूद हैं और सीनियर अधिकारियों की ये बैठक चल रही है और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि तौवर राणा को एनआईए मुख्यालय में ही रखा जाएगा। तो माथुर सर, सबसे पहले आप इस पर रिएक्शन दीजिए कि क्या अब कोर्ट में पेशी नहीं होगी, और होगी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, क्योंकि सुरक्षा बहुत मायने रखती है। बिल्कुल बिल्कुल गीतू, ये मैं पहले भी कहने का प्रयास कर रहा था कि सबसे बड़ी चीज जो है आज की तारीख में वो राणा साहब की सुरक्षा है। और वो सुरक्षा इसलिए आवश्यक है क्योंकि उनसे जब हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे उससे पाकिस्तान का एक्सपोजर होगा, या जो भी इसमें इन्वॉल्व है यहां पर उनको वो एक्सपोज होंगे। और भी कई चीजें हैं, आपको देखिए मैं बताता हूं कि जो एनएसजी होती है, एनएसजी का काम करने का तरीका ये होता है कि एनएसजी के जो स्पेशल एक्शन ग्रुप्स हैं 51 एंड 52, वो 20 मिनट की रेडीनेस में रहते हैं। फिर भी हमें उनको वहां पर डिप्लॉय करने में तो बहुत इतना समय लगा। एक दिन 1.5 दिन के बाद कितनी जाने हम लोगों ने खोई हैं। तो मेरा ये मानना है कि इनसे बातचीत करने के बाद बहुत सारी चीजें खुलासे के साथ सामने आएंगी। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि ये इन बातों को बताने के लिए सही मानसिक अवस्था में जीवित रहें। तो इसलिए आवश्यकता है कि कोई भी ऐसा रिस्क न लिया जाए जिसकी वजह से उनके जीवन पे कोई खतरा आए। और यही कारण है कि शायद इनको एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया जाएगा। और फैक्ट ऑफ द मैटर यही है कि उनको एनआईए से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और वो इस बात का यकीन करेंगे कि जो सच है वो सामने आए। जो मैं बात पूरी करना जो कह रहा था वो ये है कि बहुत बड़ी जो ताकत इन टेररिस्ट ग्रुप्स की होती है वो ताकत भारत में या टारगेट कंट्री में रहने वाले जो स्लीपर सेल्स हैं, जो उनके मददगार हैं, जो उनकी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, जो कि उनकी हर सही गलत गतिविधि में आफ्टर ऑल कोई अगर इतनी दूर से चल के भारतवर्ष में एक्टिविटी करने आएगा तो उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए, उसको बहुत सारी चीजें चाहिए, कम्युनिकेशन तो आपको लग रहा है कि वो सपोर्ट आज भी है? बिल्कुल, न केवल भारत मुंबई में, वो सपोर्ट पूरे भारतवर्ष में इसके पूरे नेटवर्क फैला हुआ है। और क्योंकि इस व्यक्ति ने कम से कम 8 या 10 शहरों की रैकी करी थी, तो इसने उन 8-10 शहरों में उस प्रकार के अपने जो सपोर्ट बेस है उसके साथ कम्युनिकेट किया होगा, कांटेक्ट किया होगा। तो वो ये सपोर्ट बेस है, इसके बारे में आर्मी को हमेशा से आर्म्ड फोर्सेस को जानकारी है। और इसीलिए आजकल देखें आप जम्मू कश्मीर में OGWs के ऊपर, ओवरग्राउंड वर्कर्स कहते हैं, उनके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं क्योंकि फंडिंग चाहिए। ठीक है, यानी कि सिक्योरिटी जो है माथुर सर बहुत ज्यादा जरूरी है राणा की, और उसको लेकर हालांकि भारत सरकार पूरी तरह से सजग है और सिक्योरिटी की भी जा रही है। देखिए रजनीश, यहाँ पर अगर मुख्यालय में बैठकों का दौर शुरू हो गया है सीनियर अधिकारी की, तो समझिए कि अब किस तरह से जब राणा यहाँ पर आएगा तो वह राणा को लेकर क्या कुछ आगे की प्रोसेस रहेगी, उसको लेकर अभी बातचीत हो रही है, और किस तरह से आगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या तो यहाँ पर कोर्ट में पेशी की जाएगी, इसको लेकर भी चर्चा की जा रही होगी। और क्या संभावित बातें हैं जिनको लेकर चर्चा की जा सकती है?
देखिए संभावित बातें जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये इस बात पे जो जैसा मैंने अभी आपको 15 मिनट पहले बताया था कि स्पेशल सीपी जो है लेवल के जो डीजी हैं एनआईए डीजी वो इस समय मुख्यालय के अंदर पहुंच चुके हैं। वो खुद इस पूरे मामले को लेके बातचीत और मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि अगले डेढ़ से पौने 2 घंटे के अंदर तहव्वुर राणा जो है वो दिल्ली पहुंच चुका होगा। ऐसे में सबसे पहला सवाल तो यही बातें हो रही है कि कितने दिन की रिमांड मांगी जाए, कौन कौन से सवाल वो थे जिनको फाइनलाइज किया गया है, ताकि इन सवालों को कोर्ट के आगे रखा जाएगा कि उन्हें इन चीजों के जवाब चाहिए तहव्वुर राणा से। मसलन तहव्वुर राणा जब भारत आया था वो सबसे जो इंडिया डेली ने अभी 1 महीने पहले भी एक खबर दिखाई थी कि तहव्वुर राणा एक ही बार जो मुंबई आया था रेकी करने के लिए, और उस दौरान वो अपने परिवार को लेकर यहाँ पे आया था और यहाँ पे उसने डेविड हेडली को जो है तमाम चीजें मुहैया करवाई थी और उसके बाद इस जो बड़े अटैक को अंजाम दिया गया था। अब डेविड हेडली की मदद किसने की थी मुंबई में? क्या वो मुंबई में था या मुंबई के बाहर कहीं कुछ और लोग मौजूद थे? और जहां जहां मुंबई के अलावा जहां जहां तहव्वुर राणा ने रेकी की थी उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट किसने किया था? किस नाम से वो भारत आया था? क्या तहव्वुर राणा के पासपोर्ट के नाम पे आया था या किसी और नाम से वो भारत की उसने यात्रा की थी? ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर इस समय अंदर माथापच्ची चल रही है और लगभग सवालों की जो फहरिस्त है वो फाइनलाइज हो चुकी है। लेकिन सबसे पहली जो एनआईए के लिए सबसे पहला जो काम होगा वो तहव्वुर राणा की सिक्योरिटी के साथ उसकी कस्टडी लेना। पहले कस्टडी ली जाएगी और उसके बाद बिना समय गवाए जो चीजें मैंने आपको बताई, लॉजिस्टिक सपोर्ट हो, फाइनेंशियल सपोर्ट हो या शेल्टर देने की बात हो या फिर दूसरी जो चीजें मुहैया करवाने की बात हो, चाहे वो आई कार्ड्स मुहैया करवाने की बात हो या कोई और चीजें मुहैया करवाने की बात हो, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनकी फेहरिस्त तैयार की गई है। उसके लिंकेज को जो है जोड़ा जाएगा और ये देखा जाएगा कि तहव्वुर राणा, डेविड हेडली किस किस की मदद से इतने बड़े जो उसने अटैक को अंजाम दिया, कौन लोग हैं वो, क्या अभी भी वो मुंबई में मौजूद है या मुंबई के बाहर मौजूद है, और जहां वो मौजूद है वहां जो एनआईए रेड करके उनकी गिरफ्तारी करेगी। यानी और बड़े नामों का खुलासा हो सकता है जिसकी फहरिस्त बन रही है। रजनीश, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। एके सिंह जी, यहाँ पर ये बताइए सर कि इस तरह के जो आतंकी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनकी मानसिकता को कैसे समझे? क्या वो सपोर्ट करेंगे इस पूरी पूछताछ में या कुछ और रवैया अपनाते हुए नजर आएंगे? और जिस तरह से अगर हम बात करते हैं तहव्वुर राणा की तो वो बहुत माहिर है, तो क्या माना जाए, क्या सहयोग करता हुआ दिखाई देगा या फिर कुछ छुपाने की कोशिश की जाएगी? ये तो आपको सबको पता है, कॉमन सेंस की बात है कि कोई भी क्रिमिनल ये नहीं कहता कि मैंने क्राइम किया है। और ये तो इतनी बड़ी साजिश थी कि इसमें जो अंजाम देने वाले लोग हैं, आपको पहले मैंने बताया था जैसे कि उनके आतंकवादियों के भाषा में जो 10 हमारे आतंकवादी थे, जो 9 मारे गए थे, लास्ट में जो कसाब मारा गया था, वो 10 आतंकवादी इनके फुट सोल्जर्स थे। फ्रंट पे भेजो, आतंक फैलाओ और बिहाइंड द कर्टन से इस ऑपरेशन को संचालित करो और अपने आप बच के आ जाओ। जब वो सारे 9 मारे गए, कसाब से इंट्रोगेशन हुआ, उसके बाद जो जैसे जैसे खुलासा हुआ, राणा का नाम आया, सईद का नाम आया, इन सबों का चार्जशीट हुआ, एनआईए ने चार्जशीट की है। उस चार्जशीट करने के बाद जो एविडेंसेस हमारे पास हैं उसको इसके इंट्रोगेशन में काउंटर किया जाएगा। काउंटर करने के दौरान जहां जहां इसने विजिट किया था, जैसे कि 13 से 21 नवंबर 2008 को, बिफोर दिस 26/11 राणा जो है ये आगरा गया, हापुड़ गया, गुजरात गया, मुंबई गया है, होटलों में गया, हर जगह गया, इसने रेकी की है। उन सब जगहों को उसमें कोरिलेट किया जाएगा। जो हमारे फैक्ट चार्जशीट में पन्नों पे जो है उसको हम इसको पर्सनली पुलिस जाके वेरीफाई करेगी, एक एक तार जोड़ेगी और ये इतनी जल्दी इसे एडमिट करने वाला नहीं है। बट वी हैव इनफ साइंटिफिक मोड ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। हमारे पास लाइट डिटेक्शन टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट जिसको बोलते हैं वो है, हमारे पास नार्को एनालिसिस टेस्ट है। बिल्कुल, यानी ये जो शातिर तहव्वुर राणा है इतनी आसानी से नहीं टूटने वाला है और इसके लिए पूछताछ के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है हमारी एनआईए टीम को। क्या माना जाए माथुर सर, क्या वाकई इस तरह के जो आतंकी होते हैं उनकी मानसिकता ऐसी होती है कि वो कोशिश करते हैं कि कुछ भी ना बताएं, क्योंकि अब जिस तरह से इसमें आईएसआई का भी एक बड़ा हाथ है, सीधे तौर पर पाकिस्तान का नाम सामने आएगा, वहां से जुड़े बड़े लोगों का नाम सामने आएगा जो नहीं चाहते कि उनका नाम सामने आए। दूसरा ये जो यहाँ पर लोग मौजूद थे,
जिसने राणा की मदद की, वो लोग भी, उनके नाम भी उजागर हो सकते हैं, क्योंकि बिना उनकी मदद के ये संभव नहीं था। तो किस तरह से अब ये केस आगे बढ़ेगा और कैसे हम इस व्यक्ति की मानसिकता को समझें? गीतू देखिए, मैंने स्वयं बहुत सारे आतंकवादियों को हैंडल किया है, उनसे बातचीत करी है। मैंने अपनी पलटन को कश्मीर वैली में कमांड किया था जब 2003, 4, 5 में, जब पूरा। तो ये मैं एक बात बता रहा हूं आपको कि जैसा कि वो AK सिंह साहब बता रहे थे कि कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं होता है कि वो किस लिए, कहां से आया, कौन, लेकिन इतने तरीके हैं साइंटिफिक और अदरवाइज जिससे कि आप उससे सच को निकलवा सकते हैं। इसको कॉरबोरेट करने की आवश्यकता है। जो कसाब के साथ बातचीत हुई थी उससे, और जो सर्कमस्टेंशियल जो एविडेंसेस हमारे पास मौजूद हैं उनसे, जो लोग वहां पर लड़े थे, या हमारे ये भाई बैठे हैं, इन्होंने वहां पर पूरे एक्टिव पार्टिसिपेशन किया है इस पूरे एक्शन में, उनसे, तो वो तमाम जो चीजें हैं उनको कॉरबोरेट करके और साइंटिफिक तरीके से सच बात को निकलवाया जा सकता है, ये मेरा मानना है। और इसीलिए 27 से 30 दिन की आवश्यकता है, अन्यथा उससे जो पूछना है वो तो 4 घंटे में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि उसको पूरी डिटेल में उसको इंटेरोगेट किया जाएगा। और इंटेरोगेशन करने के बहुत बेहतरीन तरीके हमारे NIA के पास खास करके बिल्कुल हैं, और ये बिल्कुल सही निकल करके सामने आएगा। यानी ये माना जाए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ संभव है, जितनी भी टेक्नोलॉजीज है उसकी मदद से भी हम बड़े खुलासे राणा से ले सकते हैं। सुरेंद्र जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, खुद ये वहां पर मौजूद रहे हैं, पूर्व NSG कमांडो हैं, और इन्हीं की बहादुरी से कितने लोगों की इन्होंने वहां पर जान बचाई है। सुरेंद्र जी, आप क्या कुछ बताएंगे, इस तरह के आतंकी जो होते हैं उनकी सोच कैसी होती है? क्या जब वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे होते हैं, क्या दिमाग में चल रहा होता है? क्योंकि आपने उस समय को देखा है, 60 घंटे का वो वक्त था, कहीं ना कहीं आपने किसी की बातचीत भी ऐसे आतंकी की सुनी होगी, क्या कुछ रहता है उनके दिमाग में? ये जो आतंकवादी हैं, इनको भी इसी प्रकार से जो है ना ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे आर्मी में बंदा रहता है, फिर वो कमांडो में छट जाता है, तो उसको फिर कमांडो की तरह ट्रेनिंग देते हैं। तो ये जो आत्मघाती दस्ता टाइप के आदमी रहते हैं कमांडो, ये अपने आप में इतने जो है ना मजबूत इनको करके, इतना गुमराह करके धर्म के प्रति, उसके प्रति, तो ये इतना आसानी से नहीं टूटते हैं, और ना ही ये अपने आप को जो ना सरेंडर करते हैं, आखिरी टाइम तक लड़ते हैं। क्योंकि आपने बहुत सारे हमलों में देखा होगा कि जो ना आतंकवादी बहुत जो नॉर्मल लोकल जो यहाँ के रहते हैं उनमें से तो बहुत सारे हो जाते हैं, जो पर बाहर से आए हुए जो आतंकवादी इस टाइप के होते हैं, एक तो यंग होते हैं, बहुत कम उम्र होती है, सोचने समझने की ज्यादा इनकी वो शक्ति नहीं होती है। जिस तरीके से इनको एक लोकल, मैं कहूंगा कि एक धर्म के प्रति इतना प्रेरित कर दिया जाता है कि आप जो करोगे, किसी को मारोगे तो अल्लाह ताला के पास जाओगे, ऐसी ऐसी कहानियां इनको मन गढ़ंत कहानी से मोटिवेट करा जाता है। और ये नशे की आदी भी होते हैं, इस टाइप के नशे में भी रहते हैं कि इनको कोई किसी तरह का ये जो 26/11 हमले के अंदर भी जो आतंकवादी थे वो भी इसी तरह के हालात में थे, जो ना कंटिन्यू जो लगातार लड़ते रहे। वो ये समझो 26 तारीख से लेके और जो ना 30 तारीख की सुबह तक लड़े हैं, और उससे पहले भी वो चल के आए हैं, तो मेरे ख्याल में 25 तारीख से ही चले होंगे। तो इनको तो बहुत ही सख्ती के साथ जो है ना पेश आना पड़ेगा। और हमारी जो स्पेशल फोर्सें हैं, जो NIA की टीम है, जो अभी पैनल में भी हमारे अधिकारी बैठे हैं, मेरे से बेहतरीन तो ये लोग भी जानते हैं। और ये दर बाय दर इनकी जो परतें खुलेंगी ना, इसमें बहुत चीजों का खुलासा होगा। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अब जिस दिन ये हमला हुआ था उस दिन जो है पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी इंडिया में यहीं पे थे, कुरैशी साहब, जो प्रेस क्लब है यहाँ पे, यहाँ से पहले उनको भेजा गया, फिर हम लोगों को डिले किया गया, रात भर डिले किया गया। जो अभी जो कह रहे थे जो हमारे अधिकारी साहब, हमारे पास 20 मिनट का टाइम होता है। हो रही थी, जो देरी हो रही थी, वो एक तरह से मदद की जा रही थी इस तरह के आतंकियों को। अब वो मदद की जा रही थी कि रात का टाइम निकाल दो, सवेरे बातचीत की टेबल के ऊपर आ जाएंगे, इंटरनेशनल लेवल से जो ना प्रेशर आ जाएगा, जो लोग बीच में फंसे हैं, जिनको बंदी बना रखा है, तो इनकी शर्तों के आधार के ऊपर जो ना फैसला होना था। और ये उस समय के, मुझे कोताही नहीं है कहते हुए, उस समय के जो गृह मंत्री जी ने जो निर्णय लिया वो गलत लिया। उन्होंने एयरपोर्ट के ऊपर हम लोगों को खड़ा रखा,
वो हमको मोटिवेट करने के लिए एक मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे अधिकारी इनसे भी पूछ लेना चाहिए, एक नेता जो है, एक कमांडो को, एक आर्मी के जवान को वो क्या मोटिवेशन दे सकता है, और उसके पास क्या मोटिवेशन है। और उसके बाद फिर उन्होंने बोला मैं ड्रेस बदल के आता हूँ, फिर ड्रेस बदला, फिर हम एयरफोर्स के जहाज में थे, वो जहाज से खाली कराया, ये जहाज नहीं जाएगा, दूसरे बिल्कुल, जहाज यानी आप में कह रहे हैं समय की बर्बादी उस वक्त की गई और समय की तुरंत एक्शन बर्बादी। अगर लिया जाता तो कम से कम इतनी जानें जो गई हैं उन्हें बचाया जा सकता इतनी था। जी बिल्कुल, जाने नहीं जाती। बिल्कुल। क्योंकि मैं बोलना चाहूंगा, जी बोलिए, क्योंकि बोलिए। हमने वहां जाते ही 15 मिनट के अंदर नरीमन हाउस का ऑपरेशन खत्म कर दिया, 2 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा और सब लोगों को जिंदा बचाया, और आधा घंटा के अंदर अंदर जो ना ओबराय होटल का जो है ना ऑपरेशन खत्म किया, 2 आतंकवादियों को मारा, ओबराय होटल के लोगों को बचाया। और ताज होटल में जो ये लगा तो वो आतंकवादी भी तो सूटेबल हो गए, वो भी वहां अपनी पोजीशन और थोड़ा सा उसमें जहां भी वो रहे, उन्होंने देखा, पहले भी उनके पास सूचनाएं थी, तो उनको मौका मिल गया, रात भर का मौका मिला उनको वहां। जी ठीक है, और ऐसे आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता और इनसे बातचीत की उम्मीद नहीं की जा सकती है। माथुर सर क्या कहेंगे, क्योंकि अब जो एक सोच है आतंकवाद के प्रति वो बदली है, और आतंकियों को जिस तरह से डील करना चाहिए उस सोच को भी हमने देखा कि अब वो भी कहीं ना कहीं ऐसी हो गई है कि यहाँ पर इस तरह के आतंकियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन उस वक्त शायद टेबल पर बात करने की बात कही जाती थी कि हाँ ठीक है, पहले बातचीत करेंगे, देखेंगे, डील करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ गीतो, देखिए ये बात बहुत गहरी है और इसको मैं उस तरफ पॉलिटिकल तरीके से ड्रिफ्ट नहीं होने देना चाहता हूं, लेकिन मैं फिर भी ये बता रहा हूं कि अगर कसाब जिंदा नहीं पकड़े गए होते तो इसको कोई और ही रंग दे दिया गया होता कि हमारे अपने देश के लोगों के द्वारा। ये आपको सबको पता है कि किस प्रकार से उन्होंने बोला कि व्हाट इज द हिंदू एंगल, व्हाट इज द आरएसएस एंगल, दिस दैट एंड द अदर। उस बात को छोड़ दें, मेरा ये मानना है कि जो भी टेररिस्ट आता है उसको प्रॉपर ब्रेन वॉश किया जाता है, और ब्रेन वॉश करके उसको ये बताया जाता है, जो बेहतर हूर हैं या जो भी आप कहेंगे कि आपको जन्नत नसीब होगी, वो इतना जबरदस्त ब्रेन वॉशिंग होता है कि वो अपने आप को खत्म करने के लिए, जब वो कसाब या उनकी टीम वहां से चली थी, उनको पता था कि वो लोग वापस नहीं आने वाले हैं और वो लोग या तो एक्शन में मारे जाएंगे या उसके बाद मारे जाएंगे, वापस नहीं आ सकते किसी भी तरीके से। तो इस लेवल तक उनको ब्रेन वॉश किया जाता है। मोटिवेट नहीं कहूंगा, ये मोटिवेशन नहीं है, मोटिवेशन होता है अच्छे काम के लिए आप किसी को तैयार करें। जैसे कि आपको मैं बताता हूं सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक किस्सा, अगर मुझे आप इजाजत दें। सर माफी चाहूंगी सर, क्योंकि समय कम है। सिंह साहब का भी एक रिएक्शन लेना चाहूंगी सर 30 सेकंड में। अब क्या कहेंगे सर तंवर राणा के इस अरेस्ट को लेकर? जी एके सिंह जी, सर 30 सेकंड में रिएक्शन, लास्ट कमेंट। जी सर प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। लास्ट कमेंट में लेना चाहूंगी। तंवर राणा जिस तरह से वापसी कर रहा है, उसको भारत लेकर आया जा रहा है प्रत्यर्पण करा के, क्या कहना चाहेंगे आप? सर ये भारत सरकार की, माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय गृह मंत्री जी की सबसे बड़ी आज तक की कूटनीतिक जीत है। पिछले की सरकारों ने जो नहीं किया वो इस सरकार ने कर दिखाया है। भारतीयों के दिल में इस सरकार के प्रति बहुत विश्वास